हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग सेकंड सेशन देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट 2। इसमें भी हम लोग बेसिक्स पे ही फोकस करेंगे। अभी कोल्ड वॉर और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वगैरह हम अभी शुरू नहीं करेंगे। अभी कुछ और थ्योरीज बाकी हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। कबीर का एक दोहा याद आया कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रयास करते रहिए, जहाँ कहीं भी ज्ञान मिले ज्ञान को ग्रहण करते रहिए। ठीक, मेरा भी प्रयास यही रहता है कि क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाए। ठीक है, किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा छितरई ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज थोड़ा फॉर्मल तरीके से जो है आईआर को समझेंगे। आइए थोड़ा फॉर्मली हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो आईआर बेसिकली एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जो फोकस करता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ द एक्टर्स इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में जो भी एक्टर्स हैं उनके बीच का जो भी इंटरेक्शन है उसका अध्ययन ही आईआर कहलाता है। ठीक है, और एक्टर्स कौन हैं? तो एक्टर्स आपके स्टेट एंड नॉन स्टेट। तो स्टेट में आपकी कंट्रीज आ जाती हैं, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से। नॉन स्टेट में आपका वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, दीज आर द नॉन स्टेट एक्टर। ये राज्य नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी गतिविधियां और इनके बीच का इंटरेक्शन ही कहलाता है आईआर। ठीक है, एक सिचुएशन आप एज्यूम करिए। एक रूम में आप कई सारे लोगों को बंद कर दीजिए। ठीक है, और इनको आपस में कैसे इंटरेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ लोग उसकी पार्टी हैं जो मानते हैं कि भाई हमें इस तरीके से बात करनी है, ऐसे हाथ मिलाना है, ऐसे बैठना है। कुछ हैं जो नहीं मानेंगे, कुछ हैं जो उसमें आना चाहते हैं। तो बेसिकली यही पूरा जो सिस्टम है ये आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इंसाइट देता है। ठीक है, और फिर इन्हीं चीज़ों का अध्ययन जो है वो निकल के आता है, जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गया। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, जो भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और निगोशिएशंस हैं उनका स्टडी हो गया, निगोशिएशंस। ठीक है, और क्या हो गया, जैसे वॉर का स्टडी हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गई आपकी, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसका अध्ययन हो गया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे अध्ययन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, सब आईआर में ही आता है। हाँ, आईआर में बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी चाहिए होती है। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है? अब जैसे भाई अब ये लोग हैं, इनको समझने के लिए थोड़ी साइकोलॉजी भी आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए, और आपका लॉ भी पता होना चाहिए। तो कई बार जो है आईआर इन सारे डोमेन्स को कवर करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी बात कि आईआर क्या है। बेसिकली इट इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ द एक्टर्स इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज जब भी आपको न्यूज़पेपर में मिले उनको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आईआर में आपकी समझ और बेहतर हो जाए। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड जो भी अगर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे उनमें आने वाले और भी जो वोकेबलरीज हैं, ये इस टाइप की वोकेबलरीज फंसती हैं, मिलती हैं, तो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि भाई एक्सेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि भाई किसी एक एग्जिस्टिंग ट्रीटी में पार्टी हो जाना। ठीक है, अकॉर्ड क्या है, एक अनदर टर्म है एग्रीमेंट और ट्रीटी के लिए। असाइलम क्या है, शरण है। ठीक है, इसमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी मिल जाती है। एम्बेसीज में कई बार भी काम करती है चीज़ें। कोई शरण लेने आ गया तो उसमें उस कंट्री की पावर वहाँ पे काम नहीं करती हैं। ठीक है, अब जैसे एडवर्ड स्नोडन का केस है। ठीक है, तो वो जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको, यूएस की, उसमें बहुत बड़ा सर्वेलेंस प्रोग्राम चल रहा था। तो एडवर्ड स्नोडन जो है वो जाकर के भाग गया वहाँ से, और जाकर के सबसे पहले यूके में गया। तो वहाँ पे उसने जो है द गार्जियन न्यूज़पेपर को उसने अपना इंटरव्यू दिया और सब कुछ बताया। मतलब एक तरीके से अब अमेरिका के लिए तो देशद्रोही हो गया, पर विश्व के लिए वो एक जो है विसिल ब्लोअर हो गया। फिर उसके बाद अभी तो वर्तमान में रशिया में ही है, यूएस आज तक लौट के नहीं गया। ठीक है, तो ये एसाइलम की कहानी होगी छोटी सी। एक नेटफ्लिक्स पे मूवी भी है स्नोडन करके। ठीक है, आप देख सकते हैं वो। आगे देखते हैं और क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, फिर हम लोग सीधे थ्योरीज पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही डिक्लेरेशन है, डेलीगेशन है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक तो यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल में मतलब एक तरफा जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया किसी कंट्री ने, या कोई रेजोल्यूशन अपने पार्लियामेंट में पास कर दिया, कुछ डिक्लेयर कर दिया, किसी का कोई नाम ही रख दिया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं यूनिलेटरल स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा ये होता है कि दो कंट्रीज ए और बी मिले साथ में और कोई एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया कि हमारी सहमति है दोनों की इस एग्रीमेंट पे, एक प्रकार की ट्रीटी, तो उसे भी डिक्लेरेशन बोलते हैं। ऐसे ही डेलीगेशन है, और क्या है। अब जैसे ऐसी डिटेंटे हैं। ठीक है, डिटेंटे का मतलब होता है दो राज्यों के बीच में तनाव कम होना, ईजिंग ऑफ टेंशन बिटवीन द स्टेट्स। अब जैसे टाइम्स मैगजीन का ये टाइटल देखिए, टेस्टिंग डिटेंटे। ऐसे ही प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल दो तरीके का होता है। एक तो भाई कैसे चलना है, उठना है, बैठना है। ठीक है, मतलब डिप्लोमेटिक कर्टसी, सेरेमोनियल साइड। ठीक है, इसको भी प्रोटोकॉल बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि
पीएम यहाँ जा रहे हैं या यहाँ पहले यहाँ जाएंगे, उनके आगे ये बैठेंगे, उनके पीछे ये बैठेंगे, तो ये प्रोटोकॉल है। दूसरा प्रोटोकॉल होता है लाइक एन एग्रीमेंट बट लेस फॉर्मल, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो दोनों ही टर्म्स में ये यूज़ होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद आप ये सब देख लीजिएगा, मैंने डेफिनेशंस लिख दी हैं। तो एम्बेसी की लिख दी है, और ये कॉन्सुलेट के बारे में है। तो कॉन्सुलेट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। बेसिकली थोड़ा सा उसकी फ्रेंचाइजी टाइप होती है, मेजर काम एम्बेसी संभालता है, बाकी कॉन्सुलेट वगैरह देखता रहता है। अब फिर उसके बाद हाई कमीशन आ जाता है। ये बेसिकली कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए आ जाता है। जैसे पाकिस्तान का हाई कमीशन इंडिया में, ठीक है, इंडिया का हाई कमीशन वहाँ पे। हाई कमिश्नर वैसे ही होता है जैसे एम्बेसडर होता है एम्बेसी में, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं। अब देखिए थ्योरेटिकल अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, कि थ्योरीज जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की क्या है। तो देखो उसमें एक रियलिज्म एक अप्रोच है। क्या है ये रियलिज्म, ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिलेटरलिज्म, ठीक है। सो थ्योरेटिकल अप्रोच में रियलिज्म क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, फॉरेन पॉलिसी में किस टाइप की अप्रोच को हम रियलिज्म बोलेंगे, ये हम लोग देखते हैं। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है ये, यही नज़र आता है आज के टाइम में। इसमें क्या होता है, इसमें राज्य सेंटर स्टेज पे होता है, यानी कि स्टेट सेंटर स्टेज पे होता है। पावर एक्सरसाइज करने पर ही पूरा जोर होता है, इसीलिए इसको पावर पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इनका बिलीफ ये होता है कि स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स दैट आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर फॉर मिलिट्री पावर, ठीक है, रादर देन पीस आइडियल्स एंड इथिक्स। तो मतलब सारा का सारा जोर जो है मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी पे इनका होता है, ठीक है। इसको ही सिक्योर करो रादर देन आइडियल्स जो भी हैं आपके, इथिक्स के, पीस के, ठीक है। तो इसीलिए जैसे आज के टाइम में भी अगर आप देख लो कि जो आदमी आपको ज़्यादा प्रिंसिपल पे चलने वाला होता है, तो समाज उससे कहता नहीं भाई तुम जो है रियलिस्ट नहीं हो, तुम अलग ही उसमें चाह रहे हो, और किसी किसी को बोलता है भाई ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है। तो बेसिकली बात यही है कि रियलिज्म अप्रोच जो है, या रियलिस्ट उसी कंट्री को बोलेंगे। बेसिकली आज के टाइम में यही डोमिनेंट अप्रोच है। रियलिस्ट ह्यूमन नेचर को, मतलब इनका ये है कि सेल्फिश मानते हैं, और ये मानते हैं कि ह्यूमन नेचर बेसिकली कन्फ्लिक्चुअल है, कॉम्पिटिटिव देखते हैं ये उस टाइप की ह्यूमन नेचर को। और ये मानते हैं कि राज्य इनहेरेंटली एग्रेसिव होता है, मतलब स्टेट जो है वो एग्रेसिव होगा ही होगा, ऐसा ये अप्रोच इनकी रहती है रियलिज्म वालों की, ठीक है। और इसीलिए ये अपनी सिक्योरिटी के लिए पगलाए रहते हैं, ठीक है। और रियलिस्ट ही ये मानते हैं कि किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। और हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो थ्यूसिडाइड्स, मैकवेली और थॉमस हॉब्स, इन तीन जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, इन्होंने सबसे पहले रियलिज्म की थ्योरी को दिया। उसमें सबसे पुराने हैं थ्यूसिडाइड्स। सो थ्यूसिडाइड्स की एक बुक थी, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, पेलोपोनेशियन, पता नहीं क्या स्पेलिंग है इसकी, पोनेशियन वॉर करके था कुछ, पेलोपोनेशियन वॉर करके था, ठीक है। इसमें बेसिकली एथेंस और स्पार्टास के बीच में जो है वॉर हुआ था। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था, थ्यूसिडाइड ने, कि भाई इस वॉर का कारण जो है एथेंस ही है, और एथेंस की ग्रीड फॉर पावर और खुद की स्टेबिलिटी जो है उनकी, इसका कारण है इस युद्ध का। और इसीलिए इनको जो है रियलिज्म का सबसे पहला प्रोपाउंडर कहा जाता है। उसके बाद इनकी जगह पे मैकवेली आ गए, फिर थॉमस हॉब्स आ गए। इतना ज़्यादा जो है यूपीएससी के हिसाब से जानने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम के हिसाब से, लेकिन रियलिज्म की अप्रोच ये कहती है। इसके बाद हम लोग लिबरलिज्म, फिर मार्क्सिज्म, फिर यूनिलेटरलिज्म देखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे और कोल्ड वॉर पे। उसके बाद यूएस के कांडों को देखेंगे, जिन्हें हच्ची भाषा में हेजेमनी ऑफ यूएसए कहेंगे हम, ठीक है, कि उसकी हेजेमनी रही है। प्रीवियस लेक्चर में जो सेशन में जो हम लोग बात कर रहे थे, कुछ रीडिंग्स की बात कर रहे थे, तो फॉरेन पॉलिसी बाय वीपी दत्ता इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्ट्रियल वाइज आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। दूसरा पैक्स इंडिका है बाई शशि थरूर, लेकिन ये पैक्स इंडिका थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप चाहें तो मेंस 365 करके जो विजन के जो हैंडआउट्स आते हैं वो भी अपने आप में सफिशिएंट है करंट के लिए। सी राजा मोहन एज यूजुअल हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आईआर में करंट ही आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उनका इंडियन एक्सप्रेस में इनके आर्टिकल्स को मिस मत करिएगा। बाकी इनका एक सीरीज़ और कंपाइलेशन मैं भी बना दूंगा भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ी तो, ठीक है। कैसा लगा आपको ये सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक यहाँ लिख देता हूँ थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू सो मच, बाय।